कक्षा 7 गणित अध्याय 8 में आज हम परिमेय संख्याएं पढ़ेंगे और परिमेय संख्याओं में आज महत्वपूर्ण गुण पढ़ते हैं। उसके बाद हम इसका सवाल हल करेंगे। तो परिमेय संख्या होती क्या है? जैसे संख्याएं तो कई पढ़ी हैं हमने। पहले तो शुरुआत होती है प्राकृत संख्याओं से। प्राकृत संख्याओं के बाद आता है पूर्ण संख्याएं जिसमें शून्य शामिल हो जाता है। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, उसमें शून्य नहीं होता है। जब शून्य शामिल हो जाता है तो पूर्ण संख्या कहलाती है। और जब पूर्ण संख्याओं के विपरीत भी चलने लगते हैं, मतलब पीछे की तरफ यानी ऋण की तरफ चलने लगते हैं, तब वही चीज पूर्ण संख्याएं जो है फिर किसमें चली जाती है? पूर्णांक कहलाती है। अब पूर्णांकों के साथ जो है जब अंश बटे हर में हम जब काम करने लगते हैं तो वही सारी चीजें कहलाती हैं भिन्न। और इसी भिन्न को अगर हम ऋणात्मक रूप में भी ले लें, यानी धनात्मक तो रहे और भिन्न का ऋणात्मक पक्ष यानी बाएं पक्ष भी चला जाए, तो उसको हम जो है परिमेय संख्या बोलते हैं। तो इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पक्ष होते हैं। इसी के बारे में कुछ तथ्य हैं कि परिमेय संख्या वह है जिसे P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां P और Q पूर्णांक है और तथा Q शून्य के बराबर नहीं है। ये एक पहली कंडीशन होती है, यानी कि अंश बटे ऐसी संख्याएं जिनको अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन जो हर है यानी कि नीचे वाली संख्या है, बटे की नीचे वाली, वो शून्य के बराबर नहीं है। अगर वो कुछ भी हो सकता है, शून्य छोड़ के कुछ भी हो सकता है, तो वो ऐसी संख्याएं कहलाएंगी परिमेय संख्याएं। फिर दूसरा बिंदु ये कह रहे हैं कि सभी पूर्णांक और भिन्न परिमेय संख्याएं हैं। मतलब जितने भी पूर्णांक हैं, शून्य से दाहिने तरफ वाले, शून्य से बाएं तरफ वाले, यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक, और जितने भी भिन्न हैं, भिन्न क्या होता है? शून्य से दाएं तरफ चलने वाले परिमेय जो होते हैं ना, अंश बटे हर वाले, तो वो सब भिन्न कहलाते हैं। ठीक है ना? तो सभी पूर्णांक और भिन्न, ठीक है, ये सब क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं होती हैं। फिर सभी परिमेय संख्याएं भिन्न हो यह आवश्यक नहीं है। देखो, भिन्न तो परिमेय संख्याएं होती है, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं, क्योंकि शून्य के बाएं तरफ जो भी परिमेय आएंगी वो भिन्न नहीं होंगी। ठीक है ना? वो भिन्न नहीं होते हैं। तो परिमेय संख्याएं ऋणात्मक भी होती हैं और धनात्मक भी होती हैं। जैसे कि बताया, परिमेय संख्याएं शून्य से दाहिनी तरफ भी चलती हैं, शून्य से बाएं तरफ भी चलती हैं। जब अंश और हर दोनों ही या तो धनात्मक पूर्णांक हो या ऋणात्मक हो, यानी अंश में भी ऋण लगा हो और हर में भी ऋण लगा हो, तो ऋण ऋण कैंसिल हो जाता है, तो आदमी वो जो संख्या होती है वो धनात्मक हो जाती है। इसी प्रकार अगर कोई चिन्ह नहीं लगा, इसका मतलब पहले से धनात्मक है। तो जब अंश और हर दोनों या तो धनात्मक हो और या जो दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हो, तो वह परिमेय संख्या धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन यदि अंश और हर में से कोई भी एक ऋणात्मक पूर्णांक हो, तो वह परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि परिमेय संख्या का या तो अंश ऋण में हो या परिमेय संख्या का हर ऋण में हो, तो वो परिमेय ऋणात्मक परिमेय कहलाएगी। पांचवा ये कह रहे हैं कि धनात्मक परिमेय संख्याओं का मान शून्य से अधिक होता है और यह संख्या शून्य के दाईं ओर होती है। धनात्मक संख्याएं कैसे होती है? देखो जी, ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं ना। ये संख्या रेखा अगर हम ले लें तो यहाँ बीच में कहीं शून्य होता है। शून्य से दाहिने तरफ चलने वाली, यानी इस तरफ चलेंगे तो इधर जो भी आएगा धनात्मक होगा, और शून्य से बाएं तरफ इधर लेफ्ट में चलेंगे तो ये होगी ऋणात्मक संख्या है। ये यानी शून्य से बाएं तरफ अगर इधर कोई संख्या ली गई है तो जितनी पीछे होती जाएगी, अगर मान लो ये संख्या लेते हैं, एक इधर वाली संख्या भी लेते हैं, तो इधर वाली संख्या इधर वाली संख्या से, इधर वाली संख्या इधर वाली संख्या से छोटी होगी, क्योंकि शून्य से दूर जा रही है। इसी तरह इधर भी ले लेते हैं, तो जो भी संख्याएं आएंगी इस रेखा पर, चाहे इधर वाली संख्या लिए, इधर वाली संख्या से तुलना करें, तो ये संख्या इधर वाली संख्या से छोटी होगी। अर्थात दाहिने तरफ की संख्या बाएं तरफ की संख्या से हमेशा बड़ी होती है, ये ध्यान रखना है। तो धनात्मक परिमेय संख्याओं का मान शून्य से अधिक होता है, यानी इधर से इधर जो है शून्य से ज्यादा जो होगी वो धनात्मक परिमेय होंगी। और इसी तरह ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का मान शून्य से कम होता है, यानी जो बाएं तरफ आएंगी लेफ्ट है और ये राइट। राइट माने दाएं और ये लेफ्ट माने
बाएं। तो जो यहाँ से बाएं तरफ जाएंगी वो सारी शून्य के बाएं तरफ जाएंगी वो सारी की सारी परिमेय ऋणात्मक होती हैं। अब शून्य ना तो एक धनात्मक परिमेय संख्या है ना ही ऋणात्मक। बस एक विशेष ध्यान नहीं रखना है कि ये शून्य एकदम बीचों बीच होता है, या तो इधर जाता है और ना ही इधर होता है। यानी इसके बीच में जो भी संख्या होगी, यानी यहाँ से शून्य जो होता है वो ना तो इधर का होता है ना इधर का होता है। इसको हम धनात्मक ना तो बोलेंगे और ना ही ऋणात्मक बोलेंगे। ये हमें बहुत सावधानी रखनी है। यानी शून्य ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। शून्य परिमेय संख्या है, पर ये धनात्मक या ऋणात्मक ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें सिर्फ शून्य माने शून्य, न्यूट्रल, बिल्कुल न्यूट्रल। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। इसी का 8वां बिंदु है कि यदि किसी परिमेय संख्या के अंश और हर को एक ही शून्येतर पूर्णांक से गुणा किया, यानी कि कोई परिमेय संख्या दी हुई, उसके अंश और हर में एक ही प्रकार की संख्या, जैसे मैंने 2 का गुणा किया, तो जो अंश में 2 का गुणा किया और हर में भी 2 का गुणा किया, या उसमें उनको भाग भी दिया, मैंने 2 का भाग भी दे दो या 2 का नीचे वाले हर में भी भाग दे दो, तो क्या होगा कि जो परिमेय संख्या प्राप्त होगी, जो नई परिमेय संख्या प्राप्त होगी, उसमें कोई अंतर नहीं होगा, मतलब वो बराबर ही होगी। तो वो भी जो प्राप्त होगा वो एक परिमेय संख्या ही मिलती है। तो यदि किसी परिमेय संख्या के अंश और हर को एक ही शून्येतर, मतलब नॉन जीरो पूर्णांक से गुणा किया जाए या भाग दिया जाए, तो एक ही परिमेय संख्या प्राप्त होगी, मतलब दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो जो भी प्राप्त होगी वो एक परिमेय संख्या ही होती है। अगला बिंदु ये कह रहे हैं कि कोई परिमेय संख्या P/Q तब अपने मानक रूप में कहलाती है। अब परिमेय संख्या तो है, अब परिमेय संख्या का मानक रूप क्या होता है? जब या तो Q धनात्मक हो, नंबर 1, दूसरा P व Q में एक के अतिरिक्त कोई सार्वभाजक ना हो, यानी कि दोनों का अगर मासा निकाला जाए तो 1 आना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन हो जाए तो ही कहेंगे कि वो मानक रूप में है। अगला बिंदु यह है कि दो परिमेय संख्याओं के मानक रूप समान हों तो दोनों परिमेय संख्याएं समान होंगी। जैसे मान ली कोई परिमेय संख्या दी हुई है, एक अलग परिमेय संख्या, और अगर भले उसमें कुछ दोनों परिमेय संख्याओं में से एक सामान्य रूप में है या नहीं भी है, तो उनको हम हल करते हुए एकदम सरलतम रूप में ले जाए, जिसको हम मानक रूप कहते हैं, तो दोनों का जो है मतलब एक ही रूप में आ जाए तो कहेंगे कि दोनों परिमेय संख्याएं समान होंगी। मतलब दो परिमेय संख्याओं के मानक रूप समान हो तो वो परिमेय संख्याएं समान होंगी। यानी अगर हल करने के बाद दोनों का आंसर एक ही प्रकार का मानक रूप आ जाता है, यानी एक ही प्रकार की संख्या आ जाती है, तो हम कहेंगे कि वो जो पूर्व संख्या है वो दोनों संख्याएं समान है। ठीक है जी। फिर दो परिमेय संख्याओं के बीच असीमित परिमेय संख्या है, यानी कि दो संख्याओं के बीच में हम चाहे जितनी चाहे उतनी संख्या परिमेय संख्या बना सकते हैं। अभी आगे हल करके भी देखेंगे हम इसे। फिर कह रहे हैं समान हर वाली दो परिमेय संख्याओं का योग उनके अंशों को जोड़कर ज्ञात किया जा सकता है। यानी जिन परिमेय संख्याओं के हर समान है तो अंशों को जोड़ दो तो उसका एक परिमेय संख्या निकल आएगी, तथा हर वही रखा जाता है। ठीक है, वही हर रख दो और अंशों को जोड़ दो तो एक जो परिमेय संख्या आएगी वो योग में आ जाएगी। और यदि भिन्न भिन्न हरों वाली दो परिमेय संख्याओं का योग उनके हरों का लासा ज्ञात करके किया जा सकता है। अगर मतलब उनके हर ही अलग अलग हैं तो फिर उनका लासा ज्ञात करके फिर उनको अंशों में उनका जो डिफरेंस होगा उसका हल करके किया जाएगा। फिर दोनों परिमेय संख्याओं को लासा के बराबर समान हर वाली दो समतुल्य परिमेय संख्याओं में बदलकर उनका योग ज्ञात कर लिया जाता है। मतलब इनके हर अलग अलग हैं तो लासा करके पहले उनका हर एक जैसा बना देंगे। जैसे ही हर एक जैसा बन जाएगा तो उसी के अनुपात में अंश भी बराबर हो जाएंगे। मतलब अंश जो भी निकल के आएंगे वो बस अब अंश को जोड़ दो और हर तो वैसे ही जैसे पहले किया था वैसे ही कर देना है। तो इस प्रकार ये जो है इसका जोड़ ज्ञात किया जाता है। इसी तरह घटाना भी इसी में होता है। ठीक है, जैसा योग करेंगे वैसे ही इसमें घटाना भी करेंगे। अब लेते हैं अगला बिंदु। अगला बिंदु है कि दो परिमेय संख्याओं का व्यवकलन करने के लिए, यानी दो संख्याओं का घटाना है, परिमेय संख्याएं अगर घटाने हैं
तो घटाई जाने वाली परिमेय संख्या के योज्य प्रतिलोम को अन्य परिमेय संख्या में जोड़ते हैं। योज्य प्रतिलोम का मतलब जो है उसमें उसका चिन्ह बदल करके जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा, व्यवकलन कहलाता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दो परिमेय संख्याओं का व्यवकलन करने के लिए घटाई जाने वाली परिमेय संख्या के योज्य प्रतिलोम, समझिए ना, योज्य प्रतिलोम मतलब उसका चिन्ह बदल देना है, को अन्य परिमेय संख्या में, और जैसा चिन्ह बदल के जोड़ दोगे तो वो व्यवकलन ही कहलाएगा। ठीक है जी। अगला बिंदु ये कह रहे हैं कि दो परिमेय संख्याओं का गुणा करने के लिए, यदि दो परिमेय संख्या है इनको गुणा करना है तो अंशों तथा हरों को अलग अलग गुणा करते हैं। मतलब अंश का अंश में गुणा करेंगे और हर का हर में गुणा करेंगे, और जो भी गुणनफल प्राप्त होगा उसको क्या करेंगे, अंशों का गुणनफल, माने अंश का अंश में जो गुणनफल आया उसे बोलेंगे अंशों का गुणनफल, और जो हरों का गुणा करने के बाद मिला हरों का गुणनफल उसको हरों का गुणनफल, यानी अंश बटे हरों का, इन अंशों का गुणनफल बटे हरों का गुणनफल के रूप में लिख देंगे तो हमारा काम ये गुणा पूरा हो गया। इसी प्रकार होगा कि एक परिमेय संख्या को अन्य शून्येतर संख्या से भाग देने के लिए, शून्येतर संख्या मतलब जो नॉन जीरो हो, मतलब शून्य ना हो, से भाग देने के लिए पहली परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं। अगर ऐसा है तो मतलब भाग देना है नॉन जीरो वाली, तो उसको क्या करना है, व्युत्क्रम कर देना है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर देना है, अंश को हर में कर दीजिए, हर को अंश में करके गुणा कर दीजिए तो वो कहलाएगा भाग। ठीक है। इस प्रकार ये हमारे महत्वपूर्ण तथ्य पूरे होते हैं। अब हम आते हैं प्रश्नावली की ओर।